रियल इस्टेट को सेकंड प्रायोरिटी में डाल देता है या लास्ट प्रायोरिटी में लेके जाता है। अगर उसके लिए कोई प्रायोरिटी फिक्स करी जाए, कॉस्ट ऑफ फंड को लुक्रेटिव बनाया जाए, फंड अरेंजमेंट ठीक किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर रियल इस्टेट में बहुत स्कोप है। सुपरटेक प्रेजेंट्स बजट महाकुंभ 24 मार्च दिन भर। प्रेजेंटिंग पार्टनर सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटिंग पार्टनर सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। कमोडिटी बाजार एक वक्त था जब इसके दायरे में कारोबारी, मंडी, खरीद फरोख्त, टैक्स और कीमतों में उठापटक जैसे शब्द होते थे। बजट में भी हमने देखा है महज इन्हीं गतिविधियों से जुड़ी घोषणाओं के आने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन अब बदलते जमाने के बाजार के मायने पूरी तरह से बदल गए। बिल्कुल, लिहाजा बजट और सरकारी घोषणाओं का दायरा भी बदल चुका है। कारोबारी नहीं, अब किसान भी बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा सीधा असर मंडियों और वहां से होने वाले कारोबार पर पड़ता है। सिंचाई व्यवस्था और वेयर हाउसिंग से लेकर किसानों की आमदनी घटने बढ़ने से भी बाजार प्रभावित होता है। इस बदलते माहौल में कमोडिटी बाजार के लिए क्या है इस बजट में खास? आप किसान हो या कारोबारी, आपके लिए बजट घोषणाओं के मायने क्या है, ये हम आपको बारीकी से बताएंगे अपनी इस खास पेशकश में। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू बिजनेस लाइन के कमोडिटी एडिटर जी चंद्रशेखर, हमारे साथ ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन इस समय बलराज दमलवा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल, और साथ ही नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के MD एंड CEO अंजनी सिन्हा और सनविन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया भी हैं हमारे साथ। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर जी आप ही के लिए है। कमोडिटी बाजार की तस्वीर सुधारने के लिए हमने हमेशा देखा है पैदावार को बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत जरूरी है। इसके लिए किसानों की आमदनी बढ़ाना जरूरी होगा। क्या ये बजट उस मकसद में कामयाब हो पाया है? किसानों का आमदनी बढ़ाने के लिए इस बजट में कुछ है ही नहीं। किसान का आमदनी बढ़ना है तो उसका एक कदम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बजट में नहीं होता है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी है। तो मगर इस बजट में ऐसे कई मेजर्स और स्टेप्स लिए गए हैं जिससे किसानों का आमदनी बढ़ सकता है। वैसे देयर आर 3 प्राइमरी स्टेप्स जो वित्त मंत्री ने लिया है। एक है एग्रीकल्चरल आउटले को बढ़ा दिया है 18%। तो इसके वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए ज़्यादा फंड्स मिलेंगे। इसके वजह से उत्पादन बढ़ेगा और ईल्ड यानी उत्पादकता भी बढ़ सकता है, तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा। दूसरा है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजटरी आउटले बनाया है। और तीसरा, और मैं समझता हूँ खास, जो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम है उसके लिए 1000 करोड़ रुपया दिया है। उससे काफ़ी उस क्षेत्र में फ़ायदा होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में उत्पादन और ईल्ड यानी उत्पादकता कम है, उससे बढ़ाना है, ज़्यादा करना है। तो उसके लिए 1000 करोड़ मैं समझता हूँ एक अच्छा, इज अ गुड चंक ऑफ मनी विच विल बूस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो किसान को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं मगर ज़रूर इनडायरेक्टली किसान को फ़ायदा होगा। हमारे साथ अंजनी सिन्हा भी इस समय जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसानों को सस्ता कर्ज ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी जो चीज़ है कि बाजार पहुंच आसान करना। आपको क्या लगता है किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा जोर दिया है इस बजट? सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की घोषणा की है, जिसका मतलब है कि अगर किसान निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में लोन लेते हैं और उसका टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो उनको 3% का फर्दर इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो नेट कॉस्ट ऑफ मनी है वो किसानों के लिए 4% के लगभग पर एनम का आएगा। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और ये उनके होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और जो हम लोग जनरली देखते हैं कि अराइवल सीजन में काफ़ी ज़्यादा अराइवल्स आती हैं मंडी में, वो रिड्यूस होंगी और एक इवनली स्प्रेड होगा पूरे सालों भर में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कदम है
दूसरा मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन इस बार ये है कि वेयर हाउसिंग सेक्टर में, कोल्ड चेन में इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार ने 2 महत्वपूर्ण घोषणा की है। एक घोषणा जो 150% रिबेट अगर आप वेयर हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मिल रहा है, और दूसरा RIDF के जरिए 5000 करोड़ रुपए का प्रोविजन। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कदम हैं और इससे वेयर हाउसिंग सेक्टर को काफ़ी मदद मिलेगी, जो इन टर्न किसानों को एक मुहैया कराएगा सही तरीके से स्टोरेज करने के लिए। लेकिन अंजनी तो जी, मेरे हिसाब से जी। ये बहुत अच्छे कदम है। मैं चंद्रशेखर आपके पास आना चाहता हूँ सर, ये जो कह रहे हैं क्या सचमुच इतना आसान होगा किसानों के लिए? दिक्कत कहाँ पर हो सकती है? आसान कर्ज की जो हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर दिक्कत आप देखते हैं? ये अप्लाई करने में कहाँ दिक्कत आ सकती है? ऐसा है कि किसान को हमारे देश में करीबन 130 करोड़ किसान है, किसान फैमिलीज है। उन सबके लिए बैंक अकाउंट नहीं है आज तक। एकदम वही मैं कह रहा सो हूँ। इंक्लूसिव बैंकिंग नहीं हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है किसान को बैंक से कर्जा मिलेगा जब वो क्रॉप इंश्योरेंस भी लेता है। तो देर आर स्ट्रिंग्स अटैच टू दिस। तो इसके अंदर कितने किसानों का पास किसान क्रेडिट कार्ड है, कितने लोगों का पास बैंक अकाउंट है और कितने किसान क्रॉप इंश्योरेंस लेते हैं, तो दीज ए फैक्टर्स भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि फाइनेंसेस को लेकर क्लैरिटी नहीं है। हाँ जी। संदीप, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपका जुड़ाव डायरेक्टली होता है किसानों से। हमने फाइनेंसिंग पर तो चर्चा कर ली, कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कहीं कहीं लूप होल्स भी हैं। ये बताइए कि बाजार तक पहुंचना सबसे बड़ा एक कंसर्न अभी ये भी है कि किसान माल तो प्रोड्यूस कर लेता है, उसके पास अनाज हो जाता है, लेकिन कहाँ किस मंडी से जुड़े, कहाँ पहुंचे? आपको लगता है कि इस पर फोकस करना जरूरी था? इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो अनाउंसमेंट किए हैं और जैसे पहले चंद्रशेखर जी ने कहा है और सिन्हा साहब ने कहा है, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट इसमें ज़रूरी है। और एक और पॉजिटिव अनाउंसमेंट ये है कि 150% वेटेड डिडक्शन जो हम बहुत सालों से मांग रहे थे, रूरल गोडाउन कोल्ड चेन के साथ में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस को भी अनाउंस किया है। तो ये तो पॉजिटिव कदम रहे। जहाँ तक सवाल है कि किसान कौन सी मंडी में जाके बेचें, तो वो स्टेट सब्जेक्ट है और उस स्टेट सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमिटीज़ में उन्होंने रिलैक्सेशन किया है और प्राइवेट सेक्टर को और प्लांट्स को भी अपने एरिया में एग्रीकल्चर मार्केट डिक्लेयर करने की पॉसिबिलिटी उन्होंने जनरेट करी है। तो ये ऑलरेडी चल रहा है कुछ स्टेट्स में। तो इस तरीके से किसान को बेस्ट प्राइस जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ जाके किसान बेच सकता है और कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से फ्यूचर प्राइस की अवेलेबिलिटी उसके सामने है। तो उस तरीके से किसान फ़ायदा ले सकता है। और अपना आप जैसे सोयाबीन में अपन देखते हैं, यह साल कम में कम कीमतें 2000 और 2100 हो गई थी और अभी सोयाबीन की कीमतें चल रही है 2900-3000 रुपये चल रही है जी। तो ये जो 5-6 महीने में 800 से 1000 रुपये सोयाबीन में बढ़ा है। तो अभी इसमें कुछ किसानों ने यदि वेयर हाउस में अपना माल रख के लोन लिया होता और सेल उस समय सीजन में करने की जगह भी ऑफ सीजन में किया होता तो उनका मुनाफा बहुत ज़्यादा होता था। तो ये जो फैसिलिटीज़ अभी किसान को मिल रही है और मिलने वाली है और इंटरेस्ट सबवेंशन भी जो मिलने वाला है, इससे आई थिंक किसान थोड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ करे तो डेफिनेटली फायदे के चांसेस हैं। चलिए, यानी कि फाइनेंसिंग को लेकर जॉइनिल यहाँ पर इंडस्ट्री थोड़ी सी खुश लग ही रही है। और बजट महाकुंभ के मौके पर CNBC आवाज आपको दे रहा है ढेरों इनाम जीतने का मौका। दिन भर हम पूछेंगे आपसे कुछ आसान से सवाल जिनके जवाब देने पर आपको मिलेंगे आकर्षक इनाम। तो सुनिए कि इस घंटे का सवाल क्या है। आपको बताना है कि बजट के बाद सोना महंगा होगा या सस्ता। आपके ऑप्शंस हैं A महंगा, B सस्ता और C कोई असर नहीं। इस सवाल का जवाब भेजने के लिए आपको अपने सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर लिखना है BMK स्पेस 3 स्पेस A, B या C और भेज दीजिए ये जवाब हमें 51818 पर। ऑलराइट, चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उस पर खर्च बोला गया 17% बढ़ेगा, लेकिन अगर आप देखें इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या वहाँ पर क्लैरिटी है या आपको लगता है वहाँ पर भी थोड़ी सी और क्लैरिटी की ज़रूरत है? और जिस तरह से उसको डिवाइड किया गया है, जिस तरह से एलोकेशन दी गई है, क्या वो सही है? हाँ, बजटरी प्रोग्राम जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम्स हमारे जो है, इससे ग्रेन्स प्रोडक्शन प्रोग्राम है, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन प्रोग्राम, पल्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑयल पाम, मेज वगैरह, देयर डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोग्राम। उसमें 18% वृद्धि हुआ है बजटरी आउटले में। मगर इस जो एडिशनल बजटरी आउटले है वो कैसा खर्चा किया जाएगा, इसके बारे में कोई विवरण मैं वही जानना चाहता हूँ, ये ग्रे एरिया है जिस पर कोई स्पेसिफिक्स नहीं है सामने, तो इंडस्ट्री आप इसे कैसे देखते हैं?
देख, तो इस वित्त मंत्री का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि ही वांट्स टू गिव मोर आउटले। वो आउटले देने के बाद ये अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय का जिम्मेदारी है टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स। तो अब कृषि मंत्रालय इस एडिशनल आउटले को लेकर के क्या करती है, क्या नया कदम उठाती है, या कोई दे वांट टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, हमें देखना है। मगर मेरे ख्याल से ज़्यादा करके इस जो एडिशनल एलोकेशन है इसका फ़ायदा दलहन और तिलहन ये दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्रॉप्स ऐसे हमारे हैं जिसमें काफ़ी शॉर्टेज है और हमें आयात करना पड़ता है। देयरफॉर द मेजर पार्ट ऑफ द एडिशनल एलोकेशन मुझे लगता है शुड गो टू पल्सेस एंड ऑयल सीड्स और ग्रेन्स। आपके पास आऊंगी क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने अहम बात कही। क्लैरिटी तो नहीं है इस योजना को लेकर, लेकिन माना जा रहा है कि दलहन और तिलहन पर फोकस हो सकता है। हमने देखा है स्पेसिफिकली इस बार तिलहन को लेकर खासतौर से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। पिछले साल भी अनाउंसमेंट हुए थे, इंडस्ट्री बहुत खुश नहीं थी जो 300 करोड़ का आवंटन किया गया था। इस बार जिस तरह का अनाउंसमेंट हुआ है, आप खुश हैं इससे? क्या लगता है फायदा होगा किसी को, किसानों को, कारोबारियों को? देखिए, जनरल एग्रीकल्चर के लिए ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक ऑयल सीड की आपने बात कर रहे हैं तो उसमें लास्ट ईयर 300 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन प्लान प्लांटेशन के लिए किया था। उसका क्या हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या काम हुआ, वो डिटेल जब तक नहीं आए और उसकी टाइम बाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना हो तो ये अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट रह जाते हैं। ओके, लेकिन जिस तरह की उम्मीद यहाँ पर थी ऑयल सीड इंडस्ट्री को कि इसकी जो उत्पादकता है वो बढ़ाने की कुछ कोशिश की जाएगी, हम यहाँ पर प्राइमरीली इंपोर्ट्स पर निर्भर करते हैं, क्या एक खतरा यहाँ पर पैदा हो रहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? चंद्रशेखर जी के पास एक पॉइंट है, चंद्रशेखर जी बताइए। ये कहना चाहता हूँ, ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने आउटले है एग्रीकल्चर के लिए, इसमें एक एवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए। इस देश में एवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हर साल जितना खर्चा होता है उसका आउटकम क्या है, हमें एक आउटकम बजट भी चाहिए आउटले बजट का साथ। तो एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जब तक नहीं होता है और परफॉर्मेंस कम पड़ा है तो उसका कारण क्या है, इसका जांच जब तक नहीं होता है हमें पता नहीं कि ये जो इतना बड़ा आउटले है वो सही ढंग में सही दिशा में खर्चा हो रहा है कि नहीं। तो वी नीड अ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट एवरी ईयर। यानी कि जैसे पैसा तो यहाँ ज्वाइनिंग जा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि उसका इस्तेमाल सही दिशा में हो रहा है कि नहीं। हम यहाँ पर बजोरिया जी आपसे बात कर रहे थे, बताइए किस तरह का आपको इम्पैक्ट अब लग रहा है, जो उम्मीद थी तिलहन को लेके और सामने जो बजट में निकल कर आया है, कीमतों पर कैसा असर पड़े क्योंकि कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं? देखिए नेहा जी, ये देश 90 लाख टन तेल इंपोर्ट कर रहा है और हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 80 से 85 लाख टन है। टोटल हमारा कंजम्पशन 175 लाख टन का है। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी मोर देन 55% हो चुकी है। ऐसे सिचुएशन में ऑयल सीड की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ऑयल इंडस्ट्री का ख्याल रखना गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और उस पॉइंट से स्पेसिफिकली ऑयल सीड में हमें कुछ खास प्रोविजन इस बजट में नहीं दिखी। जैसे पाम प्लांटेशन को एक प्लांटेशन इंडस्ट्री का स्टेटस हम बहुत दिनों से, बहुत सालों से मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ने वो अभी तक नहीं किया है। उसके बाद में यहाँ जो इंडोनेशिया ने जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस में चेंज किए थे और उन लोगों ने क्रूड पाम ऑयल की ड्यूटी को 10% कर दिया है और रिफाइंड की ड्यूटी को उन्होंने 20% कर दिया है। तो वहाँ की इंडस्ट्री को रिफाइंड की ड्यूटी को 10 कर दिया है और क्रूड की ड्यूटी को 20 कर दिया है। तो वहाँ इंडोनेशिया वाले जो सीपीओ एक्सपोर्ट करते थे वो ओलिन एक्सपोर्ट करने लगे और इंडिया के रिफाइनरियों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आधा हो चुका है और उसके लिए इंडस्ट्री ने मांग करी थी कि टैरिफ वैल्यू बढ़ाया जाए तो यहाँ की इंडस्ट्री भी फंक्शन करे, कैपेसिटी यूटिलाइज करे। गवर्नमेंट ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, वो बजट में नहीं ले, बाद में ले, 1-2 हफ्ते में ले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो डिसीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बिना इंडिया की रिफाइनिंग इंडस्ट्री आधी तकलीफ में आ जाएगी। तो दूसरे गवर्नमेंट के एक्शंस को लेके अपनी गवर्नमेंट को भी अपनी इंडस्ट्री की तरफ, अपने सेक्टर की तरफ जागरूक होना चाहिए और जल्दी एक्शन लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है और उस तरह की चीजें हमें इस बजट में नहीं दिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बजट महाकुंभ के मौके पर सीएनबीसी आवाज आपको दे रहा है ढेरों इनाम जीतने का मौका। आज दिन भर हम पूछेंगे आपसे कुछ आसान से सवाल जिनके जवाब देने पर आपको मिलेंगे कई आकर्षक इनाम। तो सुनिए कि इस घंटे का सवाल क्या है। आपको बताना है कि बजट के बाद सोना महंगा होगा या सस्ता। आपके ऑप्शंस हैं ए महंगा, बी सस्ता और सी कोई असर नहीं। इस सवाल का जवाब भेजने के लिए आपको अपने सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर लिखना है BMK स्पेस 3 स्पेस A, B या C और भेज दीजिए ये जवाब हमें 5188 पर।
Fly me to the moon. Let me swim among the stars. You are what I